Assalamu alaikum dear students. Myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. Today's topic of discussion is endangered species. तो इन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लेक्चर की तरफ. Dear students, we are going to study endangered species. अब जो endangered species हैं इनको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ये होता क्या है. Endangered species. Students, ये कुछ तीन तरह की species होती हैं. Endangered species होती हैं एक, और एक जो है वो होती हैं extinct species, और एक होती हैं threatened species, ये तीन तरह की स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं. फिर इसके बाद हम इनके आगे डिटेल में चलते हैं. यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं those which are likely to be extinct, कह सकते हैं likely to be extinct. These are known as endangered species. अब extinct species कौन सी हैं? Those which are 100% या फिर which are completely या 100% no living individual exist. मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि 100% या फिर completely उनका लिविंग इंडिविजुअल एग्जिस्ट ना करे. अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं दो स्पीशीज विच आर अबाउट विच 100% surety that there will be no any living organisms exist in this world, that is known as extinct species. उनको हम extinct species के नाम से मेंशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप ऐसे ही कह सकते हैं कि जिनके मुतालिक 100% ये श्योर हो कि no living individual exist, these are known as extinct species. उनको हम extinct species के नाम से मेंशन करते हैं. और threatened species are those, ये हम कह सकते हैं those species which are likely to become endangered, endangered species. यानी कि जो soon ही जल्द ही आगे endangered होने वाली हों उनको हम threatened species के नाम से मेंशन करते हैं. तो अगर तो हम ये कहें कि वो ओवरऑल एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं तो वो नापैद हो चुकी होती हैं. और इंडेंजर्ड में हमने कहा कि जो सून जल्द ही आगे क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, और जो जल्द ही इंडेंजर्ड हो जाए उनको हमने थ्रेटन्ड स्पीशीज़ के नाम से मेंशन कर सकते हैं. अब स्टूडेंट एक बात नोट कीजिएगा, एक्सटिंक्शन जो है कुछ स्पीशीज़ की फेट बन चुकी है. यानी कि हम कह सकते हैं एक्सटिंक्शन हैज़ बीन द फेट ऑफ द मोस्ट स्पीशीज़. Extinction has been fate of the most species. Fate of most species. कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं या ज़्यादातर स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनकी एक्सटिंक्शन जो है वो उनका मुकद्दर बन चुकी है. अब ये हम सब की बात नहीं कर रहे, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं. अब इसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं. एंड इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. और ये कैसा प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस है. ऐसे होना ही होना है. कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको ख़त्म होना ही होना है. यानी कि उन्होंने आगे जाके ऐसे डिक्लेयर्ड हो जाना है कि दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड. ये इन दिस वर्ल्ड जो है ये पूरी स्पीशीज़ जो है वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही. ये प्रॉपरली डिक्लेयर्ड हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे इसका मेन कॉज क्या है. तो इसका मेन कॉज जो है ये हम कह सकते हैं द मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन जो है, मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन यानी कि इसके नापैद होने का, दैट इज़ ये जो है ये हम कह सकते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. ये मेन कॉज आप कह सकते हैं.
यानी कि मेन वजह जो है वो ये है कि इनका हैबिटेट जो है उसको क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल स्पीशीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड हो रही हैं, वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें कौन कौन सी ऐसे अफेक्टेड हैं, तो इसमें है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, दीज आर थ्रेटेंड एरियाज। ये थ्रेटेंड एरियाज हैं, थ्रेटेंड एरियाज हैं। एंड टोटल का अगर हम देखें तो 44% ऑफ टोटल रिड्यूस्ड हो चुका है, टोटल परसेंट क्या हो चुके हैं, रिड्यूस्ड हो चुके हैं। मतलब अगर टोटल की बात करें तो उस टोटल में से जस्ट ओनली 44% जो है वो क्या हो चुके हैं, रिड्यूस्ड हो चुके हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है स्टूडेंट। इसी के साथ में एक और है इक्वेडर फॉरेस्ट। इक्वेडर फॉरेस्ट जो है, इक्वेडर फॉरेस्ट, इक्वेडर एक कंट्री है या सिटी है जो साउथ अमेरिका में मौजूद है, इक्वेडर फॉरेस्ट। अब इक्वेडर फॉरेस्ट की बात की जाए तो दीज आर आल्सो थ्रेटेंड एंड द 90 इक्वेडर फॉरेस्ट इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। और हम इसकी बात करें तो दीज आर 95% ऑफ फॉरेस्ट जो है, ऑफ टोटल जो है वो हम कह सकते हैं कि दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस्ड हो चुका है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये ख़त्म हो चुका है। टोटल का 95% जो है ये एरिया, इसकी वजह से हम कह सकते हैं ख़त्म हो चुका है। स्टूडेंट सिर्फ यही एरियाज़ नहीं बल्कि इनके अलावा बाकी एरियाज़, जैसे कि हम कह सकते हैं नॉट ओनली फॉरेस्ट, नॉट ओनली फॉरेस्ट बट रिमेनिंग जो हैं हम कह सकते हैं रिमेनिंग, जैसे कि माउंटेन्स हैं रिमेनिंग एरियाज, जैसे कि हम कह सकते हैं मार्शी एरियाज हो सकते हैं इसमें, मार्शेस। इसी तरह से हम कह सकते हैं डेजर्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड। बहुत से और भी ऐसे एरियाज हैं जो क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो इस हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस की वजह से टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज जो हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज जो हैं, हम कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज जो हैं वो क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, या पैसे कह सकते हैं इंडेंजर्ड हो चुकी हैं। दीज आर गोइंग टू बी इंडेंजर्ड, और कुछ इनमें से ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट। स्टूडेंट, हम ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते, वी आर अनएबल टू बी just imagine how many number of species are going to be extinct, because there is a specific or number of species ऐसी हैं taxonomists की तरफ से which are unknown, यानी कि we can't imagine, हम जो है वो imagine ही नहीं कर पाते, imagine ही नहीं कर सकते। The reason behind there is a number of species are still unknown by taxonomists, because a number of species जो हैं, number of species unknown by taxonomist, यानी टेक्सोनोमिस्ट ने अभी तक उनको स्टडी ही नहीं किया, अभी तक उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम ये चीज़ इमेजिन नहीं कर पाते कि कितनी स्पीशीज़ जो हैं वो क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। स्टूडेंट, यू नो दैट कि एक्सटिंक्शन की वजह से हमें क्या लॉस हो रहा है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज कह सकते हैं, या फिर हम इसको लॉसेस कह सकते हैं, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, और यू कैन से दैट लॉसेस, इसकी वजह से क्या लॉसेस या डिसएडवांटेज हैं। स्टूडेंट, ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो स्पीशीज लॉस हो रही हैं, तो इसमें हो सकता है कि फ्यू ऑफ द स्पीशीज जो हैं, फ्यू आर most species जो हैं, that can be the source of the medicines, could be source of medicine, ये source of medicine हो सकता है।
सोर्स ऑफ मेडिसिन, ये हो सकती हैं, इनसे मेडिसिन बनाई जा सकती हैं। दीज कैन बी सोर्स ऑफ फूड, ये सोर्स ऑफ फूड हो सकती हैं। दिस कैन बी यूटिलाइज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हम इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन हो सकती है उनकी। मे बी हो सकता है कि इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, लाइक दैट क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। और ये क्लाइमेट चेंज तो यू नो दैट कि अगर हम लाहौर की या इस तरह से किसी भी कंट्री एरिया की बात करें तो उसके जो स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एक्सटिंक्ट होने की वजह से, फॉरेस्ट के डिक्रीज़ होने की वजह से क्लाइमेट में तो चेंज आ रहा है। इस तरह से पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रही है। क्लाइमेट के साथ साथ हम कह सकते हैं कि वेदर में चेंज आ रहा है, वेदर चेंज, रेन पैटर्न, यानी कि ओवरऑल सब कुछ, यानी कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, चेंज आ रहा है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज, ये हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज हैं या फिर लॉसेज हैं जो कि स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने से, इंडेंजर्ड होने से हमें फेस करना पड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट इट, हम इनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट आर द स्टेप्स आर टेकिंग बाय द गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स ले रही हैं ताकि हम इनको एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, अभी इंडेंजर्ड हैं, जो डिक्लेयर्ड हो चुकी हैं, उनको देखने के लिए हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड में चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को डिस्कस कर रहे थे और इसमें सबसे पहले तो हमने इनको डिफ़ाइन किया था, डेफिनेशंस बताई थी कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है, थ्रेटन्ड स्पीशीज़ क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या है। उसके बाद फिर हमने इंट्रोडक्शन बताया कि ये इनकी फेट में है कि इन्होंने एक्सटिंक्ट होना ही है। उसके बाद फिर हमने इसका कॉज पढ़ा, इसमें एग्जांपल्स थी हमारे पास रेन फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, और उसके साथ साथ में ये हमने डिस्कस किया इक्वेडर फॉरेस्ट को जो है वो डिस्कस किया था। तो वो एग्जांपल्स हैं इसके कॉजेज़ की, यानी कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो हमने कहा कि ये मेन कॉज है। उसके बाद फिर हमने नंबर्स भी बताया कि इतने नंबर्स में जो है वो ये स्पीशीज़ जो हैं वो कम हो रही हैं, जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट फिर हमने ये पढ़ा कि इसकी वजह से हमें लॉसेस क्या हो रहे हैं या फिर डिसएडवांटेज क्या हैं। डिसएडवांटेज इन दैट सेंस कि अगर स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं देन व्हाट आर द लॉसेस और डिसएडवांटेज अकर्स टू अस, ये हमें कौन कौन से आते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हम इनको क्या करना चाहते हैं, प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इनके हम कंजर्वेशन करना चाहते हैं, इनको बचाना चाहते हैं। देन व्हाट आर द स्टेप्स आर गोइंग टू बी टेकन फॉर इट, तो हम इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद फिर हमने ये देखना है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो पाकिस्तान में हैं वो कौन सी हैं। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखना है कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं और वो किन किन को डिक्लेयर कर चुके हैं कि दीज आर एक्सटिंक्ट हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं वो भी कितना है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो आप इन हेडिंग्स के साथ इसको क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। Now our point of discussion is right now that is preservation or conservation of these organisms. हम इन organisms को क्या करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट जब आप कंजर्व करना चाहते हैं या फिर उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यू नीड अ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स। आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, लार्ज नंबर ऑफ जीन्स, लार्ज नंबर ऑफ जीन वैरायटी चाहिए, जीन वैरायटी जो है वो रिक्वायर्ड है। तो लार्ज नंबर ऑफ जीन वैरायटी जो है वो हम कह सकते हैं कि अ गुड पॉपुलेशन इन दैट सेंस which have a large number of individuals in it, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें गुड पॉपुलेशन में ही जब इसमें डाइवर्सिटी आएगी, यानी कि डिफरेंट तरह से हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, वो आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उनका सर्वाइवल जो है वो क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो वही आगे क्या कर सकती हैं, स्पीशीज़ जो है वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन से तरीक़ेकार अपना रही है। तो नंबर 1 पे हमने कहा कि नेशनल पार्क्स जो हैं वो बनानी चाहिए,
नेशनल पार्क्स। अब नेशनल पार्क्स जो होती हैं यू नो दैट कि एक स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, और साथ में हम कह सकते हैं कि एक जो होता है बेसिकली कॉरिडोर होते हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर आप कह सकते हैं। ये कॉरिडोर्स ऐसे होते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन जो होती है वो एक पॉपुलेशन एक एरिया से दूसरे एरिया में वो मूव कर सकें। तो ये नेशनल पार्क्स और कॉरिडोर्स जो होते हैं दीज आर फॉर प्रोटेक्शन। इनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट द एरिया, एरिया को हम प्रोटेक्ट करते हैं। और ये नेशनल पार्क्स यू नो दैट कि ऐसी होती हैं जिनमें से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, वहाँ पे हंटिंग जो होती है प्रॉपरली कंट्रोल्ड एक्टिविटी होती है। तो ओवरऑल कॉरिडोर में हम कह सकते हैं कि बिटवीन द पॉपुलेशन जहाँ पे एक फिजिकल या कोई बैरियर मौजूद होता है, तो उस बैरियर को रिमूव करके हम वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपस में एक एरिया से दूसरे एरिया में मूवमेंट की अलाउ जो है वो कर सकते हैं। नंबर 2 पे हम कह सकते हैं प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स, प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स। स्टूडेंट्स प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स एक, और दूसरा हम कह सकते हैं कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं विच हैव क्वालिटी और यू कैन से दैट जो कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के थ्रू हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इन हैबिटेट्स में, इन प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स में कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ इस सेंस में कि वहाँ पे ऐसे ही किसी को शिकार नहीं करना चाहिए, वहाँ पे हाउसिंग बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए, सोसाइटीज़ बिल्ड नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से वो एरिया जो होता है वो स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स होती हैं, उनको हम प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एज लाइक यू कैन से सेंचुरीज जैसी होती हैं, उस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तीसरे नंबर पे हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो हमें ज़ू बनाने चाहिए और प्लस में बोटेनिकल गार्डन्स जो हैं वो बनाने चाहिए, ज़ू और बोटेनिकल गार्डन्स बनाने चाहिए। ये ज़ू और बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, इसमें हम अपनी इमिनेंट जो अभी जल्द ही यानी कि जिनको हम कह सकते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज़ होती हैं, उनको हम यहाँ पे रख सकते हैं। जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ होती हैं या जिनको हम कह सकते हैं अभी ख़तरा होता है, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, उनको भी हम यहाँ पे रख के उनको क्या कर सकते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो होती हैं उनको भी रख के हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करवाते हैं और उनका नंबर इंक्रीज़ करवाते हैं ताकि उनको बेसिकली क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ज़ू की बात की जाए, बोटेनिकल गार्डन्स की बात की जाए, प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स की हम बात करें, और नेशनल पार्क्स और कॉरिडोर्स बनाने चाहिए ताकि हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, और नंबर ऑफ़ इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में कितनी कितनी हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पाकिस्तान में इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है जो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जो हैं वो कौन सी हैं जो इसमें कंसिडर की गई हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ अब सेम एज इट इज़, इसी तरह से हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को भी डिस्कस करेंगे। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ यू नो दैट दोज विच आर गोइंग टू बी, हम कह सकते हैं उनका कोई भी लिविंग मेंबर जो है वो अभी तक एग्जिस्ट ना करता हो, कोई एक मेंबर भी एग्जिस्ट ना करता हो, वो कौन सा है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है। अब एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की एक लिस्ट है जिसको हम यहाँ पे अभी जो है वो हम लिखते हैं, जिसमें चीता, एशियन टाइगर, इंडियन रेनो, गैवियल, चीयर फीसेंट, क्रोकोडाइल, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि अभी एक्सटिंक्ट कहा गया है, मतलब दिस इनका अभी कोई मेंबर जो है वो पाकिस्तान में अलाइव नहीं है। जबकि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में भी हमारे पास एक प्रॉपरली लिस्ट मौजूद होती है जिसको हम यहाँ पे देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे है इंडस डॉल्फिन, ब्लैक बक,
ब्लैक बक, इंडियन बस्टर्ड, इंडियन होबारा बस्टर्ड, होबारा बस्टर्ड, इसी तरह से है ब्लैक हेडेड डक। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कहा कि होबारा बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक, इंडस डॉल्फिन, वाइट हेडेड डक और मार्बलेट टेल्स, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर नियर टू बी एक्सटिंक्ट, जो कि एक्सटिंक्ट होने के करीब करीब है। अब नियर टू बी एक्सटिंक्ट का मतलब यही है कि दीज आर इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये कैसी हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट जो है वो यहाँ पे बनाई है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट्स, बाकी जो एरियाज़ हैं लाइक दैट, जो बाकी हम हैबिटेट्स की बात करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं माउंटेन्स हैं, डीप माउंटेन्स, वैलीज़ जिसे हम कह सकते हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स, इस तरह से अदर जितने भी हैबिटेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ग्रासलैंड हम कह सकते हैं, ग्रासलैंड, दीज आर इन पर्ल। अब इन पर्ल का मतलब ये है, पर्ल का मतलब ये है कि दीज आर इन डेंजर, ये डेंजर में है, रिस्क पे हैं, दीज आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, ये जल्दी क्या होने वाले हैं? ख़त्म होने वाले हैं। और पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ़ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं, इनके लिस्ट को अगर देखा जाए दैट इज़ मोर देन 500, यानी कि इसमें जो है ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये मोर देन 500 ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लिस्ट किए गए हैं, या 500 प्लस भी कह सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, और ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ भी है। तो स्टूडेंट, ये ओवरऑल हमने जो डिस्कस किया लॉन्ग क्वेश्चन में, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, एग्जांपल, उसके कॉजेज़, यानी कॉजेज़ की एग्जांपल जो हम ट्रॉपिकल और इक्वेडर फॉरेस्ट की बात की, लॉसेस की बात की, हम इसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कौन सी हैं, और अदर हैबिटेट्स जो हैं वो भी किस में हैं? खतरे में है, रिस्क में है। अब हमें इनको भी क्या करना होता है? प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लिस्ट पहले भी सुनी होगी, क्योंकि 9th और 10th में भी आपने इसको डिस्कस किया था। फर्स्ट ईयर में भी हमने प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट को डिस्कस किया। सो ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी बहुत बड़ी नीड है इस वक्त। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।